नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। हाँ जी, नया मास्टर स्ट्रोक। किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटा दिया गया और उनको अर्थ साइंसेस दे दिया गया है, जैसे कि कोई वो बहुत बड़े साइंस के ज्ञाता हों। हालांकि वो कानून के भी कोई बड़े ज्ञाता नहीं थे, कोई LLB की डिग्री उनके पास अवश्य थी। तो उनको कानून मंत्रालय जब दिया गया था तब भी लोगों ने ये पूछा था कि भाई हटाया आपने रविशंकर प्रसाद को है, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। परंपरा भी यही रही है कि अधिकतर सीनियर एडवोकेट या बड़े किसी कानूनवेत्ता को ही लॉ मिनिस्टर बनाया जाता था, क्योंकि उनके पास लीगल फाइल्स आती हैं, लीगल ओपिनियंस उसमें होते हैं, तो उसमें वो किस प्रकार से भेद कर पाएंगे। थोड़ा बहुत तो कानून का ज्ञान होना चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि जो नए मंत्री बनाए गए हैं उनके पास कानून की डिग्री भी है या नहीं है, लेकिन है तो भैया मास्टर स्ट्रोक ही। काहे को मास्टर स्ट्रोक है? देखिए मैं बताता हूँ। मास्टर स्ट्रोक वो होता है, मोदी जी के राज में मास्टर स्ट्रोक किसको कहते हैं, जब आप पूर्ण आत्मसमर्पण कर दें तो वो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होता है जी। अब लॉर्ड मून पाउडर की नाराज़गी तो कैसे झेल सकते हैं? जो लोग 56 इंच की बात करते हैं उनको जो है अब 5 फीट 6 इंच देखना पड़ रहा है। मामला जो है वो बिल्कुल ही सिकुड़ गया है सीना। तो रूल बाई अपीजमेंट का यदि कोई सर्वोत्तम उदाहरण देखना हो तो आप जो है 2019 के बाद का मोदी शासन देख सकते हैं। एक बार भी आपको तनिक भी, लेश मात्र भी कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं मिला होगा जिसमें हमारे मोदी जी जो हैं वो किसी मुद्दे पर जोर दे के खड़े होकर सामना करके बाहर आए हों। वो तुरंत सरेंडर कर देते हैं। अब मुझे याद नहीं कि मैंने इसको पब्लिकली कहा है कि नहीं कहा है, लेकिन मैं आपस में लोगों को हंस के कहता था कि भाई ये जो हमारे किरेन रिजिजू जो हैं वो बड़े उत्साह में आके और लगातार न्यायपालिका की आलोचना करते हैं। जो भी बात कर रहे थे वो बिल्कुल नितांत 100% सही थी, हमने लगातार उसका समर्थन किया है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि किस दिन जो है इनके पर काट दिए जाएंगे। यद्यपि हो सकता है कि ये बड़े बॉस के कहने से ही कर रहे हों, और आप जानते हैं कि भाई इस स्तर पर जो कुछ भी कहा जाता है उसकी चर्चा होती है, कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, बातें होती हैं, अलग अलग तरह से भी मुलाकातें होती हैं, और उसमें सब में जो है ये निर्देश लिए जाते हैं। विशेषकर से यदि आप जुडिशरी को टेक ऑन कर रहे हो तो किरेन रिजिजू जो है वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं अरुणाचल में, बड़ा उनका अनुभवी एक व्यक्तित्व है। तो मुझे नहीं लगता कि वो न्यायपालिका की जो आलोचना कर रहे थे वो बिना प्रधानमंत्री को कॉन्फिडेंस में लिए हुए कर रहे थे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की सहमति से ही सब हो रहा था। लेकिन जैसे ही लॉर्ड मून पाउडर ने इसके ऊपर थोड़ी सी भी अप्रसन्नता व्यक्त की, तुरंत किरेन रिजिजू की बलि चढ़ गई जी। ऐसी बलि ऐसी कई लोगों की चढ़ी है। ऐसी बलि बीजेपी के वोटर की भी चढ़ी है। पश्चिम बंगाल मत भूल जाइएगा। जो कोई भी यदि ये सोच ले कि हम प्रधानमंत्री के कहने से कोई टफ स्टैंड ले रहे हैं, उस टफ स्टैंड का थोड़ा सा भी कहीं ब्लोबैक आया तो वो टफ स्टैंड लेने वाला काम से गया। पता नहीं डॉक्टर जयशंकर कब तक बचेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा कि मान लीजिए कल को कोई भारी अप्रसन्नता अमेरिका व्यक्त कर दे, कह दे कि साहब ये डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो हमें ज़्यादा ही आलोचना कर रहे हैं, इनको हटा दीजिए तो हम आपको ये लाभ दे देंगे, इनको हटा दीजिए नहीं तो हम आपकी बैंड बजा देंगे वगैरह वगैरह। चुनाव आने वाले हैं भाई। डॉक्टर जयशंकर को तो कभी भी बलिदान किया जा सकता है, तो किरेन रिजिजू को भी बलिदान किया जा सकता है, XYZ किसी को भी बलिदान किया जा सकता है, वोटर को बलिदान किया जा सकता है। वोटर को तो सबसे पहले बलिदान किया जा सकता है।
जब तक आप में ऐसा दम ना हो कि उनको लगे कि भाई इससे हमें जो है नुकसान हो जाएगा चुनाव में, तब तक आप बिल्कुल सेफ नहीं है कोई भी। योगी जी जो हैं वो सेफ हैं कम से कम 2024 तक। अब 2024 और 27 के बीच में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 2024 तक तो बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि बिना योगी के मोदी जी किसी भी हालत में 2024 का चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन मान लीजिए योगी जी उनको 80 में से 70 सीटें 75 सीटें दिलवा देते हैं, तो क्या योगी जी सेफ हो जाएंगे? ना 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 ना, फिर तो योगी जी और भी खतरे में आ जाएंगे कि अच्छा ये व्यक्ति ऐसा है जो अपने दम पर 70-75 सीटें दिलवा सकता है। फिर तो लोग जो है इसको मेरे से ज़्यादा मानने लगेंगे। ये तो ठीक नहीं होगा, मेरी अंतर्राष्ट्रीय इमेज, मेरी राष्ट्रीय इमेज, ये सब खतरे में पड़ जाएगी। या फिर हेमंत बिश्व शर्मा। अब हेमंत बिश्व शर्मा के साथ समस्या ये है कि हेमंत बिश्व शर्मा को छेड़ा नहीं कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट गया नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा को छेड़ने का मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें, जिसमें से लगभग 18-20 जीत लेते हैं आप, वो शून्य पे आ जाएंगी। तो इसलिए हेमंत बिश्व शर्मा को भी नहीं छेड़ना। और हेमंत बिश्व शर्मा का एडवांटेज ये है कि उनका जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा है, इन द सेंस कि उनका चुनाव हुए अब लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं। तो अब उनका चुनाव हुआ 22 में, तो 22 से 24 तक तो वो पूरी तरह से सेफ हैं ही। फिर 24 के बाद आने लगेगा कि भाई अगले फिर 26-27 से असम का फिर चुनाव है। बाकी वहाँ लगातार नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होते रहते हैं अलग अलग। तो उनका जो सेफ्टी नेट है चुनाव की दृष्टि से वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उनका केवल एक प्रदेश यानी असम तक का नहीं है, उनकी जो रेंज है वो काफ़ी अधिक है। अब योगी जी को भी भाई रेंज बढ़ानी पड़ेगी। खाली उत्तर प्रदेश तक सीमित रह के कि आप कहो कि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद हम 27 तक सेफ हो जाएंगे, भैया ऐसा नहीं होगा योगी जी। आपको भी ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं नहीं, हम जो है वो मध्य प्रदेश का चुनाव भी आपको जितवा सकते हैं, राजस्थान का भी जितवा सकते हैं, और बाद में महाराष्ट्र और बिहार में भी है हमारी पहुंच। ऐसे नहीं है, तब जाके काम चलेगा, वरना आज तक तो अब ये हो रहा है कि जहां मोदी जी का आपने अधिक मुखर होकर साथ दिया नहीं कि आपका पत्ता कटा नहीं। मामला बड़ा पेचीदा है। तो किरेन रिजिजू जी अब लॉ मिनिस्ट्री से जाके उनको बड़ा अब आनंद आएगा, उनको खुद भी पता नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया। देखिए हमारे भी जुडिशरी में और लॉ मिनिस्ट्री में और इन सब स्थानों पर बहुत से सोर्स हैं, उस सोर्स में बता रहे हैं कि लॉ मिनिस्टर को कुछ पता ही नहीं था। अब नई थियरी एक लाई गई है, वो नई थियरी ये कह रही है कि साहब लॉ मिनिस्टर जो थे वो दिलीप मंडल को रीट्वीट कर रहे थे, और दिलीप मंडल को रीट्वीट करने के कारण बार बार जो है वो दिलीप मंडल को रिसीव करने के कारण दिलीप मंडल जो है वो आरएसएस को गाली देता है, वो सवर्णों को गाली देता है, वो पूरे समाज में द्वेष फैलाता है। उसको उन्होंने रिसीव किया, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाए, उसकी बात को लेके उसको आगे बढ़ाया, एसटी जजेस की बात की, इत्यादि इत्यादि। तो भाई ये काम हुए तो 5 महीने हो गए, ये काम तो दिसंबर में हुआ था, ये सब दिसंबर की बात है। तो दिसंबर से उस बात का यदि संज्ञान लेना भी था तो ये अकेले क्यों हटाया? बात जमी नहीं भाई दिलीप मंडल वाली। जो लोग भी ये कंस्पिरेसी थ्योरी लेके आ रहे हैं उनकी बात हमें इसलिए नहीं जमी क्योंकि यदि ऐसा होता तो जो रेगुलर रीशफल होता है उसमें चेंज कर देते। होने ही वाला है, बड़ी आजकल चर्चा है कि रेगुलर रीशफल होगा। अकेले हटाया गया और रेगुलर बंदा भी नहीं लगाया गया, किसी को एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया। तो इसलिए कोई तात्कालिक मुद्दा है, और तात्कालिक मुद्दा एक ही है कि हमें
पूरी तरह से न्यायपालिका के सामने आत्मसमर्पण करना है। इसको बोलते हैं आत्मसमर्पण डिप्लोमेसी, सरेंडर डिप्लोमेसी। तो आपने कई बार देखी है, शाहीन बाग में देखी है, किसान कानून में देखी है, हमारे मुस्लिम समाज के सामने देखी है, आपने जो पसमानदा तुष्टीकरण शुरू किया है उसमें देखी है। कई लोग मुझसे कहते हैं कई पसमानदा कार्यक्रम तो आपने शुरू किया था। यार मैंने दूसरा कार्यक्रम शुरू किया था, मैंने पसमानदा तुष्टीकरण नहीं शुरू किया था। पसमानदाओं के ये जो मांगे थी ना, इनको साफ साफ मैंने कह दिया कभी नहीं देंगे, कभी नहीं मिलेगी। उनका तुष्टीकरण नहीं था, हम तो पसमानदाओं को अशराफ के खिलाफ खड़ा कर रहे थे भाई। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो इनका तुष्टीकरण करेंगे, अशराफ के माध्यम से ही करेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।